जीव प्रक्रम क्लास 10 साइंस में एक चैप्टर है, काफ़ी मोस्ट है। ये लाइव प्रोसेस वाला जो पार्ट है वो बोर्ड पर्पस से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 नंबर का ये टॉपिक है और इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसी को देखते हुए आज की वीडियो बनाई गई है। तो इसमें कुछ अति लघुतरात्मक भी है, ये प्रश्न MCQ भी बन के आ सकते हैं, और कुछ इसमें बड़े प्रश्न भी दिए गए हैं मैंने। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। हो सकता है कि वो MCQ में आ जाए या फिर एक लाइन वाले प्रश्न में भी आ सकता है। तो अपना जो प्रश्न है वो है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आप इसको याद कर लो। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तो ये प्रश्न MCQ या फिर एक लाइन वाला आ सकता है, तो आप इसका आंसर याद रखें, प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है, ऑक्सीजन का वहन कौन करता है। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। अब प्रश्न होता है कि ऑक्सीजन का वहन यानी कि इसको कौन लेकर के जाता है। तो अगर आपको याद है तो नहीं है तो फिर आप ये लिखो, लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको अपन RBC बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और हिंदी में आपको याद करना है तो लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया और ये मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर थर्ड में देखो, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोगों में जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर के कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं और नीचे के कोष्ठ नीले कहलाते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो नीले जब सिकुड़ता है उस समय ब्लड बहुत तेज़ी के साथ या तो जाएगा फेफड़ों में या फिर जाएगा शरीर के सभी अंगों में। तो वही तो वो कहना चाह रहा है कि आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियाँ, मतलब पेशी भित्ति कैसी होती है। तो हमेशा ये याद रखना, जो नीले की जो पेशियाँ हैं, जो उनकी भित्ति है, एक तो वो मोटी होगी एवं लचीली होगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, मोटी एवं लचीली। राइट, चलो तो अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं और प्रश्न नंबर है चौथा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रुधिर को उल्टी दिशा में प्रवाह को कौन रोकता है। यानी कि जो ब्लड है वापस अपने स्थान की ओर गमन नहीं करे, और वो पाया जाता है शिराओं में। और शिराओं के अंदर उल्टी दिशा में ब्लड को रोकने के लिए जो युक्ति है वो है वॉल्व। उसको अपन हिंदी में वॉल्व बोलते हैं। और ये केवल शिराओं में होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि शिराओं में जो है रुधिर दाब कम होता है धमनी की अपेक्षा, इसलिए ब्लड वापस ना जाए। तो उसको रोकने के लिए जो युक्ति है वो आपका वॉल्व है। क्लियर हो चुका, ठीक है। प्रश्न नंबर है 5वां, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जैसे आपको मालूम है हमारे 4 होते हैं, तो मछली में 2 होते हैं, एक आलिंद और एक नीले। तो आपका आंसर होगा 2 होते हैं, जिसके अंदर बेटा एक तो होता है आलिंद, ठीक है, और सेकंड होता है आपका नीले, और एक नीले और एक आलिंद, यानी कि 2 ही कोष्ठ होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलो, रक्त दाब सबसे अधिक किस में होता है। और रक्त दाब होता है धमनी में होता है, शिराओं की अपेक्षा। क्यों होता है, क्योंकि नीले जब सिकुड़ता है ना, तो ब्लड बहुत तेज़ी के साथ शरीर के विभिन्न अंगों तक जाना होता है। तो इसलिए क्या है, दाब जो है धमनियों में अधिक होता है शिराओं की अपेक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य प्रकुंचन, यानी कि नीले का सिकुड़ना। मतलब प्रकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना और अनुशीतन का होता है फैलना। तो यहाँ पर जो प्रश्न है सामान्य प्रकुंचन, यानी कि मैंने इसका हिंदी में भी लिख के दिया है, नीले का सिकुड़ना, यानी कि प्रकुंचन का होता है नीले का सिकुड़ना। दाब कितना होता है, देखो नीले जो प्रकुंचन दाब है वो तो 120 पारा होता है, ठीक है, mm पारा। और
निलय अनुशीतन होता है 80 mm पारा। तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, निलय अनुशीतन दाब कितना होता है। चलो मैंने यहाँ पर भी इसको लिख ही दिया है। तो निलय अनुशीतन दाब होता है 80 mm पारा। तो आप ये 2-4 प्रश्न हैं जो बोर्ड में कई बार आते भी हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं। उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर को एक नाम और दिया गया है, वो होता है आपका उच्च तनाव। तनाव यानी टेंशन। टेंशन में भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उच्च रक्तदाब जो है उसको अपन तनाव की स्थिति भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। प्रश्न नंबर देखो 10वां, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को ले जाने का क्या कौन कौन करता है। मतलब प्रश्न थोड़ा सा अटपटा बन गया है, तो मैं एक बार बोल दूं, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को ले जाने का काम कौन करता है। सॉरी, यहाँ पे क्या की जगह काम कर लेना, और वो होता है आपकी धमनियाँ। तो धमनियाँ लेकर के जाती है ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका धमनी या फिर धमनियाँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, धमनी की मोटी एवं लचीली होने का कारण क्या है। वो भी देखो मैंने अभी आपको किया क्लियर, क्योंकि जो धमनी है उसमें ब्लड प्रेशर बहुत तेज होता है, हाई होता है, इसीलिए इसकी जो है भित्ति मोटी और लचीली होती है। तो यहाँ पे लिख देना उच्च रक्तदाब के लिए। तो यहाँ पे लिख देना उच्च रक्तदाब के लिए, ठीक है। तो ये आपका देखो इस प्रश्न का भी उत्तर अपने को मिल चुका है। अब अपन पकड़ते हैं अगला प्रश्न। 12वां देखो, रुधिर का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है। अब जानते हो कि हमारे ब्लड में 3 प्रकार की रुधिर कणिका होती है। आरबीसी होती है यानी कि लाल रुधिर कणिका होती है, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक होती है प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। तो ये जो है रुधिर का थक्का बनाती है, जहाँ से भी हमारा ब्लड का स्त्राव होता है उसको रोकने में ये प्लेटलेट्स कार्य करते हैं, ठीक है। लसिका किसका वहन करती है, यानी कि किसको लेके जाती है। जो हमारे ब्लड में एक और होता है तंत्र, इसको बोलते हैं लसिका तंत्र, और ये वहन करती है किसका, वसा का यानी फैट का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फैट यानी कि वसा का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जाइलम ऊतक का कार्य क्या है। और जैसे हमारे में होते हैं ऊतक, ऐसे प्लांट्स में भी होते हैं। तो जो जाइलम ऊतक है इसका कार्य होता है कि जो भूमि है वहाँ से जो है जल को, यानी कि जड़ उसको पहले अवशोषित करेंगी, और जाइलम ऊतक है जल को और खनिज लवणों का, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है, और वो पहुंचाता है पत्तियों तक, यानी कि पौधे के विभिन्न भागों तक, ठीक है। तो फिर अगला प्रश्न देखो, फ्लोएम ऊतक का कार्य क्या है। फ्लोएम ऊतक को जो होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भोजन बना है उसका वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बना भोजन और अमीनो अम्ल का वहन का जो कार्य है वो किसका होता है, फ्लोएम ऊतक का, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बना भोजन एवं अमीनो अम्ल का जो वहन है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है। वो है आपका नेफ्रॉन। तो ये इस पार्ट की पहली वीडियो है, अभी एक वीडियो और भी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। और या तो आप एक इजी सा वर्ड है रक्तदाब मापी, या तो आप ये लिख दो, और आप अगर अच्छी सी इंग्लिश जानते हो तो फिर आप लिख देना स्फाइगोमेनोमीटर, ठीक है। तो रक्तदाब मापी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो नंबर ही अपने लेना, अपने कौन सा अंग्रेज बनना है, ठीक है ना। चलो साहब, अब आता है सहपोषी जीव के उदाहरण, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको सहपोषी जीव कहते हैं। और आपको जानते हो इसमें होते हैं हरे पौधे, ठीक है। एक तो होता है हरे पौधे
एवं जीवाणु ये क्या है, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, विषमपोषी हैं, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों पर आधारित हैं, तो हमें विषमपोषी जीव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। बात है सहपोषी जीव भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो यहाँ लिख देना प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। ठीक है, चलो साहब, इस क्लियर। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। हरे पौधे यानी कि पौधे कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में प्रयुक्त यानी कि संचित रखते हैं। जैसे प्रकाशन क्रिया हुई, उसमें आपका कार्बन बन गया, तो किस रूप में वो पौधे में इकट्ठा रहता है, तो इसका आंसर होगा मंड के रूप में रहता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट आ सकता है, मंड के रूप में। नेक्स्ट है आपका एक कोशिकीय जीवों के नाम बताओ। और एक कोशिकीय जीव तो देखो कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा होगा। एक तो अमीबा है, सबसे पहला ये नाम आता है। एक युगलिना है, ठीक है, ये भी एक कोशिकीय जीव है। एक पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम। तो ये सारे एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बिना पचा भोजन कहाँ पर एकत्र रहता है। बिना पचा जो वेस्टेज है, जो जिसको सही से बाहर निकालना है, तो आप यहाँ पर लिख देना बड़ियात या फिर वेदांत। तो बड़ियात कर देना, इजी में समझ में आ जाएगा, वेदांत वगैरह भूल जाओगे आप, तो बड़ियात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मानव में श्वसन वर्णक है ना, और वो मालूम है, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल में आपको देखो कितने सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, देखो एक स्वस्थ व्यक्ति में वृक्क कितने लीटर रक्त को छानता है डेली, और वो छानता है 180 लीटर। ठीक है, वो क्लियर। नेक्स्ट देखो कि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन कितना होता है, यानी कि हम एक दिन में कितना मूत्र शरीर से बाहर निकालते हैं। तो 1 से 2 लीटर जो है हम यूरिन यानी कि मूत्र शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब आता है धमनी शिरा में 2 अंतर। तो ये देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो मैंने लिख दिए हैं। इसमें देखो क्या है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो देखो पहले जो धमनी होती है, धमनी में ऑक्सीजनित युक्त रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और इसका सेकंड है कि धमनियाँ गहराई बहती हैं, यानी कि धमनियाँ हमें काफ़ी गहराई में होती है हमारे पूरी बॉडी में। और शिराओं में क्या होता है, शिराओं में बी ऑक्सीजनित रक्त बहता है, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे बी ऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये मैंने अंतर बता रहा हूँ। और जो शिराएँ हैं वो त्वचा के ऊपर पाई जाती हैं, कि ये हमेशा ऊपर पाई जाएंगी, और धमनी पाई जाएंगी शरीर जो खाल के नीचे, ये त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। तो ये 2 मुख्य अंतर थे। वैसे तो और भी हैं, लेकिन 2 पूछा है, तो ये वो है लिए हैं मैंने, जो आराम से आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी कि शरीर जो भी जो जल है उसका भाप बन के निकलना। तो इसका आंसर है जो प्लांट्स होते हैं उनमें वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में, यानी कि जो वायवीय भाग है, जो पेड़ पौधे के बाहरी भाग है, जो भाप का जल का भाप के रूप में बाहर निकलना, वो कहलाता है बाष्पोत्सर्जन। समझ आ गई, बहुत ईसा है। पादपों में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, वो कहलाती है आपकी बाष्पोत्सर्जन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त दाब किसे कहते हैं। ठीक है, तो रुधिर वाहिकाओं, यानी कि जो वाहिनियाँ हैं, जैसे कि धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ, तो उन्हीं को अपन वाहिका बोलते हैं। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, अपोजिट में, उसके विरुद्ध में, उसे अपन रक्त दाब बोलते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और लिया है मैंने, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो देखो इसमें मैंने छोट में लिया है, छोटा सा मैंने इसको रूप में चेंज किया है। जाइलम जो ऊतक है, इसका काम होता है जल और खनिज लवणों का परिवहन करना, यानी कि जड़ से जो है जल को और खनिज लवणों को पत्तियों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसका एक अंतर और है कि ये केवल ऊपरी मुखी होता है, यानी कि नीचे से ऊपर ही होगा, कभी ऊपर से नीचे नहीं होगा। तो ये जाइलम ऊतक की विशेषता है। फ्लोएम में क्या होता है, ये फ्लोएम जो ऊतक है, ये एक तो भोजन का और अमीनो अम्ल का परिवहन करता है, यानी वहन करता है। लेकिन इसकी एक विशेषता और भी है, ये जो वहन है ये ऊपरी मुखी और अधोमुखी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरफ होता है।
तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद।